गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11 बज रहे हैं। जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाइए। कमेंट मैं पढ़ रहा हूं, सबके जवाब भी दूंगा, कमेंट में ही लिख करके जवाब दूंगा, ठीक है। आज फिजिक्स का क्लास है। बायोलॉजी की इससे पहले केमिस्ट्री की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उससे पहले बायोलॉजी चल रही थी। जिन लोगों ने ये सीरीज़ ना देखी हो, कृपा करके इन सीरीज़ को देखें। जिनके एग्ज़ाम्स एनटीपीसी वगैरह के लगे हुए हैं उसको देखें वो, ठीक है। और किसी भी प्रकार की आप कोताही मत बरतिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इनको देखिए, जिन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूं उनको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग अपने सेशन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए सब लोग जल्दी जल्दी जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, लाइक कर दो, बस इतना ही कहूँगा। जानते हो कि मैं ज़्यादा इस विषय में ज़्यादा और कुछ नहीं कहता हूँ। जितने ही लोगों को मेरा फ़ायदा हो जाए मेरे उससे, मेरे लिए उतना ही बहुत है, ठीक है। चले आए सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, टाइम टेबल आप लोगों को पता है, 11 से 12 मैं मिलता हूँ, शाम को 5 से 6 जीएस चलती है, अंग्रेजी 6 से 7, मैथ 7 से 8, हिंदी 9 से 10 और चाइल्ड साइकोलॉजी संडे को, ठीक है। हो सकता है कि मैं आप लोग जो लिख रहे हो कमेंट सेक्शन में मैं जवाब लिख करके दे रहा हूं, आप परेशान मत होना। अंतर्यामी हूं, कर लेता हूं सब काम, ठीक है। तो चलें यार, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जिन लोगों ने ऐप ना डाउनलोड किया हो, प्ले स्टोर से जा करके स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड कर ले। बहुत अच्छे फीचर्स आपको मिलेंगे, इस पर बेनिफिट में रहेंगे आप। पहले 2 सवाल आपके स्क्रीन पर थोड़ा तेज चलेंगे हम, ठीक है। सेशन बहुत बड़ा नहीं करूंगा, आप लोग का समय बहुत कीमती है, इम्पॉर्टेंट है। नेट पैक भी रहता है, बहुत से लोगों को और भी काम करने रहते हैं नेट पैक से। किसी को वीडियो कॉलिंग करनी है, किसी को और कुछ काम करना है, तो इसलिए उनका मैं ज़्यादा उनकी हाई नहीं टोरूंगा मैं। लेकिन हाँ चलिए ठीक है, देखते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, न्यूटन का प्रथम नियम बताता है, न्यूटन का द्वितीय नियम बताता है, न्यूटन का तृतीय नियम बताता है, और इनमें से कोई नहीं। और निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण है, मतलब कण का प्रतिकण एंटी पार्टिकल क्या है, इसमें से कौन सही जोड़ा बना हुआ है। जल्दी से जल्दी तुरंत कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, आप लोग तुरंत करिए, ठीक है। मैंने देखा हुआ है कि मेरी कुछ ऑडियंस जमा हो रखी है और बहुत अच्छे हैं यार आप, और यही कहना चाहूँगा कि जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है। टू दी पॉइंट सीरीज, बस जो डेट उसका डिसाइड हुआ है मैं आपको डेट बताए दे रहा हूँ। 26 जनवरी, 26 जनवरी को मेरा आएगा 11 बजे क्लास, ठीक है। जानबूझ के वो डेट मैं डिसाइड किया हूँ और बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। 26 तारीख को टॉपिक नहीं बताऊंगा, टॉपिक आपको उसी समय देखने को मिलेगा, और टाइमिंग जो है मैं आपको कल के लेक्चर में टाइमिंग इसका बता दूंगा। लेकिन 26 तारीख को मेरी क्लास आ रही है, 26 तारीख को लाइव क्लास चलती रहेगी 11 बजे वाली। उसके अलावा जो है टू दी पॉइंट नाम की एक सीरीज आ रही है, वो आ रही है, ठीक है। उसमें जो है बहुत अच्छे से साइंस के उम्दा टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे कहीं उस तरह से मैटर नहीं मिलेगा। चलिए आइए, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है, तो याद रखिएगा जो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है यार, न्यूटन का जो सेकंड नियम है वो, ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर है, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन पर है, ठीक है ना। F बराबर ma आता है, ठीक है, F बराबर ma, ये फॉर्मूला आता है कंजर्वेशन वाला, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है वही न्यूटन का द्वितीय नियम है, और यही क्या कह रहा है, संवेग संरक्षण के बराबर है न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का प्रथम नियम आपको पता है जड़त्व का नियम होता है, और न्यूटन का तृतीय नियम क्या है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का थर्ड लॉ होता है, ठीक है। तो प्रथम नियम लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। सेकेंड नियम रेखीय संवेग संरक्षण, मतलब लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका आंसर हो गया सेकेंड पार्ट। इनमें से कौन सा जोड़ा कण प्रतिकण है, ठीक है, कण प्रतिकण है, ये जरा जल्दी बताइए, ठीक है। कण प्रतिकण जो है वो कौन है, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी 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 आंसर करिए सब लोग, इसका जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। जल्दी आंसर करिए, तुरंत आंसर करिए भैया, जल्दी आंसर करिए, ठीक है।
जल्दी आइए। प्रोटॉन का न्यूट्रॉन ये एंटी पार्टिकल्स नहीं है, फोटॉन का इलेक्ट्रॉन ये भी नहीं है, न्यूट्रिनो का न्यूट्रॉन नहीं। इसका आंसर जो सही है, जितने लोग थर्ड आंसर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है उसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। और जैसे न्यूट्रिनो का है तो एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन को क्या है होगा, एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है। चलें आगे। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो प्रतिकण होता है वह पॉजिट्रॉन है। जनरली यही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, यही थर्ड वाला एग्जाम में आपके पूछा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये क्या है, एक कण है, उसका प्रतिकण जो एंटी पार्टिकल बोला जाता है वह क्या होता है, वह पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। जैसे नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल बिना साउथ पोल के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज है तो बिना नेगेटिव चार्ज के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसी तरह से एक पार्टिकल बिना एंटी पार्टिकल के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अब तक खोजे जा रहे हैं बहुत से चीज़ों के, तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। धातु के एक गुटके को गहरी झील में गिराने पर जैसे जैसे वह गहराई में डूबता जाएगा उस पर उत्प्लावन बल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, एक विशेष गहराई पर समाप्त हो जाता है या स्थिर रहता है, जल्दी बताएं, ठीक है। और डॉक्टरों द्वारा रोगी के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी, जिसको एंडोस्कोप कहा जाता है, जो पाइप डाली जाती है जिसके ऊपर कैमरा लगा रहता है एक, और अंदरूनिक भागों को देखने के लिए कि भैया कहीं पेट वेट में इन्फेक्शन है, जनरली पेट और आंत वगैरह में उसकी जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंडोस्कोपी। पेट वाले डॉक्टर जो होते हैं, गैस्ट्रो जो गैस वाले होते हैं, गैस वगैरह देखते हैं, या पेट में कहीं घाव वगैरह है, आंत वगैरह में कीड़े वगैरह तो नहीं है, उन सबको देखने के लिए एंडोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। तो एंडोस्कोप किस प्रिंसिपल पर कार्य कर रहा होता है ये आपको बताना है। दो सवाल आपके स्क्रीन पर। तो धातु के एक गुटके को गहरी झील में गिराने पर जैसे जैसे वो गहरा डूबता जाएगा, मैंने आपको बताया था कि वह उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ बायोंसी रहता है वो क्या रहता है, घटता जाता है, क्योंकि नीचे चलता चला जा रहा है वह। तो नीचे वाला जो बल है ऊपर, वह अपना असर क्या है उतना नहीं दिखा पा रहा। अगर वह ज्यादा होता तो इसको ऊपर फेंक देता, लेकिन ऊपर तो नहीं, ये तो डूबता चला जा रहा है। इसका मतलब जो उत्प्लावन बल था वहां पर वह घटता चला जा रहा है, ठीक है, घटता चला जा रहा है जैसे जैसे। अगर वो बढ़ता तो इस चीज को ऊपर लेकर के आता, नीचे ना लेकर के जाता। तो याद रखिएगा, अगर कोई चीज डूब रही है, डूबती चली जा रही है, तो उसके ऊपर जो उत्प्लावन बल है जाहिर सी बात है वो घटता चला जा रहा है। क्लियर है। अगर बढ़ता चला जाता तो यह चीज डूबने की बजाय ऊपर आने लगती। और यह डॉक्टरों द्वारा रोगी ये बताया तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कार्य करता है, TIR पे काम करता है, जिसपे प्रकाशीय तंतु जो कि आपका ऑप्टिकल फाइबर भी इसी बेसिस पर काम कर रहा होता है। तो एंडोस्कोप डॉक्टरों द्वारा शरीर के अंदरूनी भागों की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक पाइप डाली जाती है जिसके ऊपर मिनी कैमरा लगा रहता है, वह देखता है और वहां से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रूप में बाहर तक आते हैं और डॉक्टर उसको स्क्रीन पर देख लेता है। तो इसके लिए आंसर चौथा है और इसके लिए आंसर सेकंड है। AC को DC में, अल्टरनेटिंग करंट को AC को DC में, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है मेरे भैया प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा मतलब जो समय के साथ अपना मान बदलती रहती है उसको अल्टरनेटिंग वो बोलते हैं। और DC मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब दिष्ट धारा, ठीक है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट DC, ठीक है, यह समय के साथ मान नहीं बदलती है। तो अल्टरनेटिंग करंट समय के साथ अपना मान बदलती रहती है, जबकि दिष्ट धारा DC समय के साथ अपना मान नहीं बदलती है। अल्टरनेटिंग करंट की कुछ न कुछ आवृत्ति होगी, जबकि DC करंट की आवृत्ति शून्य होती है। तो ये जो बातें मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं इसको आपको जहनी तौर पर याद रखनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी सवालें बन सकती हैं। तो AC को DC में जो कन्वर्ट करता है उसको कहते हैं दिष्टकारी रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है, रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? रेक्टिफायर AC को DC में कन्वर्ट करता है। और एक और डिवाइस का नाम याद रखिएगा जिसको इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर क्या काम करता है? DC को AC में बदलता है, उल्टा काम करता है इन्वर्टर। और जबकि
रेक्टिफायर क्या काम करता है, एसी को डीसी में बदलता है। तो जो आपके यहाँ इन्वर्टर का डब्बा रखा रहता है उसमें दोनों चीजें लगी रहती हैं। आप बोलते जरूर हो उसको इन्वर्टर, लेकिन उसमें दोनों चीजें रहती है, रेक्टिफायर का भी सेट रहता है और इन्वर्टर का भी सेट रहता है। पूरा ओवरऑल नाम दे दिया जाता है इन्वर्टर, क्योंकि बेसिकली वो क्या काम करता है, बैटरी से लेता है क्या, डीसी, और इसके बाद उसको देता है क्या, एसी में कन्वर्ट करके भेजता है। तो इस वजह से वहां इन्वर्टर का आप नाम दे रहे हैं, लेकिन चार्जिंग के समय वो क्या काम कर रहा होता है, वो रेक्टिफायर के तरीके से काम कर रहा होता है। रेक्टिफायर क्या काम करता है कि जो सप्लाई आई हुई है, सप्लाई को उसने क्या काम किया, कन्वर्ट किया डीसी में, और डीसी जाकर के बैटरी को चार्ज करता है। तो चार्जिंग के समय यह दिष्टकारी के तरीके काम करता है, रेक्टिफायर के तरीके, और जब बैटरी से लेकर के बिजली कट जाती है, पंखे वगैरह लाइट वगैरह को दे रहा होता है, तो उस समय वह इन्वर्टर की तरह काम कर रहा होता है। बात समझ में आ गई। उससे पहले आपको बताया प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ अपना मान चेंज करती रहती है, ठीक है। इसकी कुछ न कुछ आवृत्ति होती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर बिजली सप्लाई आती है, और डीसी जो होती है इसकी आवृत्ति 0 होती है, 0 होती है, अपने समय के साथ मान नहीं बदलती है। और एक्सरे किरणें वास्तव में क्या है, धीमी गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक्चुअली ये दोनों ऑप्शन लिखा गया है, यहाँ आप नहीं है कर लीजिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, और एक लिख लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो एक्सरेज हैं, एक्सरे का इस्तेमाल आपको पता है कि कहीं अगर बोन ब्रेकेज वगैरह है तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। आजकल कलर एक्सरेज भी आ जाते हैं, जो महीन कहीं पर अगर कहीं पर टूटी उटी रहती है हड्डियां, तो उसको देखने के लिए कलर एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, और याद रखिएगा इनका जो आविष्कार किया था वो रॉन्टिजेन महोदय ने किया था। आपको बस इतना ही इसमें याद रखना है, ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा संपर्क में अगर आप आएंगे इन किरणों के तो हो सकता है यह दिक्कत करे, यह सेल्स को डैमेज करने लगती हैं, कोशिकाओं को डैमेज करने लगती हैं। तो इस वजह से कहीं पर अगर एक्सरे रूम रहता है तो वहाँ लिखा रहता है कि कृपया दूर बैठें, ज़्यादा पास में ना आए, क्योंकि जो किरणें हैं ये बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं होती, इससे नुकसान भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब होता है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। निम्न धातुओं से जरा बताइए उनके घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्था, घनत्व के बढ़ते क्रम में, ठीक है, घनत्व के बढ़ते क्रम में। तो जरा जल्दी से आंसर करिए, घनत्व के बढ़ते क्रम में। प्लैटिनम, स्वर्ण, तांबा, सीसा, जल्दी आंसर करिए। मतलब घनत्व मतलब डेंसिटी, किसकी डेंसिटी ज्यादा है। जल्दी आंसर करिए आप सभी लोग, कमेंट सेक्शन में जल्दी आंसर करें मेरे भैया, जल्दी जल्दी आइए आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी आंसर करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। मैं सबके जवाब वहां लिख करके दे रहा हूं, आप लोग देखते रहिए, श्रीनिवास पांडे के नाम से, ठीक है। मुझे लोग बोलते हैं SN पांडे, वैसा नाम है, पर जो मेरा पूरा नाम है वो श्रीनिवास पांडे है, ठीक है। अब इतना प्यारा नाम को मैंने शॉर्ट में कर दिया है ना। चलिए, और निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल में नहीं है, धूमकेतु, निहारिकाएं, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। जल्दी आंसर करिए आप इसका। तो भैया धातुओं का जो है घनत्व के बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज्यादा जो घनत्व इसमें से लिखा है वो प्लेटिनम का होगा, 1 नंबर पे प्लेटिनम आएगा। उसके बाद आएगा आपका क्या, उसके बाद आएगा आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद आएगा आपका स्वर्ण, सोना दूसरे नंबर पर, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा आपका क्या, इसके बाद क्या आएगा आपका सीसा, और इसके बाद आएगा आपका तांबा, ठीक है। इसके बाद आएगा सीसा, इसके बाद आएगा तांबा। थोड़ा उल्टा लिखा हूं पर याद रखिएगा। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, पहले का है प्लेटिनम, उसके बाद घनत्व किसका है, स्वर्ण का है, उसके बाद घनत्व किसका है, सीसा का है, उसके बाद घनत्व किसका है, तांबे का है। तो इसके लिए आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल में नहीं है, सौर मंडल में क्या नहीं होगा, देखिए धूमकेतु तारे के रूप में आप देखते हैं, जबकि धूमकेतु तारा नहीं होता, आपको मालूम है एस्टेरॉइड्स होते हैं।
थोड़ी देर के लिए जलते जलते फिर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जी नहीं, क्षुद्र ग्रह भी आपके किस में आते हैं, सौरमंडल में ही आते हैं, ग्रह तो आते ही आते हैं। निहारिकाएं जिनको नेबुला बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नेबुला, ये सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 8th में नेबुला जो है, नेबुला इसका आंसर होगा। नेबुला क्या है, गैस के बादल हैं जिसमें हाइड्रोजन और तमाम तरीके की और गैसेस, हीलियम वगैरह जो हैं वहां पर मौजूद रहती है। गैस के क्या होते हैं, ऐसे गुब्बारे टाइप होते हैं, गैस का पूरा ऐसे चक्र होता है। ठीक है ना, तो गैस के बादल होते हैं यहाँ पर निहारिकाएं, नेबुला। ठीक है, यह सौरमंडल में नहीं आती हैं, निहारिकाएं सौरमंडल में नहीं आती हैं। यह गैस वगैरह, गैस, धूल के कण वगैरह से मिल करके बने हुए बादल होते हैं जिनको निहारिकाएं कहा जाता है, नेबुला कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण है और समृद्ध यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम, यूरेनियम का सूत्र इसमें से क्या है वो आपको बताना है। जिन लोगों ने ध्वनि मेरी ना देखी हो, ध्वनि इतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप देखेंगे तो ये सब सवालें आपको बौनी लगेंगी, छोटी लगेंगी सवालें ये सब के सब। ठीक है, जल्दी आंसर करिए जरा। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, रडार का है, सोनार का है, ठीक है ना, पल्सार का है, और ये पता नहीं क्या लिख गया है। ठीक है, यहां आप ऐसे कर लो, आप रेडियोमीटर लिख लो, ऐसे आप रेडियोमीटर लिख लो। 3rd ऑप्शन है रेडियोमीटर, पहला ऑप्शन है रडार, सेकंड है सोनार और चौथा है पल्सर। ठीक है, जल्दी आंसर करिए जरा सब लोग, जल्दी आंसर करिए इसका। और समृद्ध यूरेनियम का सूत्र जो है बेसिकली वो क्या है, वो जरा आप आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, सब लोग आंसर करिए। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर सब दे रहे हो, मुझे पता है ना। जल्दी आइए आंसर करिए। टू दी पॉइंट सीरीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना यार आप। ठीक है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा टू दी पॉइंट सीरीज में। ठीक है, कोशिश करूंगा कि वो भी लाइव ही चले, रिकॉर्डेड ना रहे, है ना, कोशिश करूंगा कि वो अभी रिकॉर्डेड ना रहे, लाइव चले। लेकिन अगर किसी दिन लाइव नहीं आ पाया तो रिकॉर्डेड जाएगी, आपको मिलेगा लेकिन सब कुछ, है ना। जितने लोग अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर PCS हुआ, SI हुआ, है ना, एंड आपका सुपर टेट वगैरह भी हुआ, जहाँ पर साइंस ठीक ठाक आती है, वेटेज ज़्यादा है, आपके वो बहुत काम आएंगी। ठीक है, बहुत ऊपर का लेवल इधर उधर के उसमें बात मैं किया नहीं हूँ, आप एकदम आपको सटीक चीज़ उसमें मिलेगी, टू दी पॉइंट, इसका नाम ही है इसीलिए टू दी पॉइंट सीरीज। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना है ना। चलिए भैया, तो समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है, SONAR। बहुत से लोगों ने इसका सही उत्तर किया है, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग में अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल, ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे गहराई, बड़ी वस्तुएं जो खोई हुई हैं उनका पता लगाने के लिए, तटरक्षण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसके लिए जो प्रिंसिपल है वह प्रतिध्वनि है, इको है, आवाज जाती है और टकरा करके वापस आती है, और उसमें समय देख लिया जाता है और गहराई पता लग जाती है। चाल बराबर दूरी बटा समय का, इसमें चाल बराबर दूरी बटा समय का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है सोनार में। फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका इस्तेमाल खोई हुई चीज़ों को खोजने के लिए, समुद्र तल की गहराई मापने के लिए, और कहीं ना कहीं तटरक्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और समृद्ध यूरेनियम के लिए यार याद रखिएगा, यूरेनियम 235 जो है वो इसका सूत्र है। ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूल के तरीके इसका इस्तेमाल किया जाता है, नाभिकीय ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपके किस पे कार्य कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर फिजन में नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर। सूर्य एवं तारों पर नाभिकीय संलयन से ऊर्जा जनरेट होती है। क्लियर है बात आप सभी लोगों को। चलिए आगे आते हैं जरा।
11वां सवाल और 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर है मेरे भैया। तेज चलूंगा क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि सर थोड़ा धीरे चलते हैं। कोई बात नहीं यार, आप जैसा कहोगे वैसा चलेंगे। मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं जो सामने वाला भाई आप ही लोगों के लिए ले आ रहा है, और आप ही लोगों की बात ना सुने तो कैसे काम होगा, है ना। आप ही लोगों के लिए है सब, तो जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा मैं अपने मन से कोई काम नहीं करूंगा। और आप जो भी कहोगे तो मैं यहाँ के सिस्टम को भी मैनेज कर लूंगा। जो भी यहाँ हमारे जो बॉस वगैरह हैं उनको भी हम मना लेंगे आपके कहने पर। जो भी आपको चाहोगे उस पर मैं बात करूंगा। टू दी पॉइंट सीरीज जो मैं ला रहा हूँ उसके लिए बड़ा मुझे वो करना पड़ा है, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी है, सबको मनाना भी पड़ा है, ठीक है, ताकि आप फायदा ले सकें, है ना। चलिए, तो सवाल है विद्युत परिपथ में फ्यूज को कहाँ लगाया जाता है। गर्म तार, आप यहाँ पर इसको आप ऐसे लिखेगा फेज वायर। यहाँ गर्म तार थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, फेज और लाइव वायर, ठीक है ना। जो लाइव वायर होता है उसमें उदासीन तार में मतलब न्यूट्रल में लगाया जाता है, ठीक है। भू संपर्क तार में मतलब जो अर्थिंग की जाती है उसमें लगाया जाता है, उसमें लगाया जाता है। और या कहीं भी लगाया जा सकता है, ठीक है, कहीं भी लगाया जा सकता है, ठीक है, कहीं भी लगाया जा सकता है, ये आपसे पूछा है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, युक्ति कौन सी है, वो उत्तर करना है आप सभी लोगों को। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग। जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे होंगे उनका जवाब मैं दे रहा हूं कमेंट सेक्शन में, आप पढ़ते रहिए। श्रीनिवास पांडे के नाम से मैं सबके कमेंट के जवाब दे रहा हूं, तो आपको किसी भी रूप से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है बात। चलिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज को कहाँ लगाया जाता है, तो याद रखिएगा विद्युत परिपथ में हमेशा फ्यूज जहां पे एंट्री होती है, जो मेन वायर आता है, जो लाइव वायर आता है, जो लाल कलर का वायर रहता है जो घरों में आते हैं, उसमें ही फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है। और फ्यूज जो है आपका क्या है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। करंट अगर धारा अपने वास्तविक मान से ज्यादा हो जाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गर्मी बढ़ जाएगी और यह फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। यह बना रहता है शीशा और किससे, शीशा और टिन से, लेड और एसएन से बेसिकली बनता है, ठीक है। किससे बनता है, Pb प्लस SN, शीशा और किससे बनता है, टिन से बनता है, ठीक है। लेड प्लस टिन से बनता है यह, तो याद रखिएगा। और इसको हमेशा कहाँ लगाते हैं, फेज वायर में लगाते हैं, ताकि करंट धारा ज्यादा होते ही यह पिघल जाए और आपका सर्किट सेफ रहे। जो आपके लगे हुए हैं सारे अप्लायंसेस वो बचे रह जाएं। पता चला कि आपने उसको न्यूट्रल तार में लगा दिया जो कि काले रंग का रहता है, जो कि वापस करंट को लेकर के जाता है, क्योंकि सर्किट तभी कंप्लीट होगी जब जो चीज आई है वो वापस जाए वहां तक, ठीक है, तब जाकर के सर्किट कंप्लीट होगी। पता चला आपने न्यूट्रल तार में लगा दिया है तो पहले घर जलेगा, इसके बाद वो फ्यूज जलेगा, क्योंकि करंट तो लाइव वायर से ही आएगा, तो पहले सब राख हो जाएगा, इसके बाद करंट इधर जब जा रही होगी तो भाई जाहिर सी बात है तब फ्यूज होगा, तब जाकर के वो सर्किट क्या होगी, टूटेगी। तो इससे अच्छा है कि घर को आग लगाने से बढ़िया है कि आप इसको यहाँ पे लगाएं। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। आप उसको जनरेटर बोल सकते हो या दूसरी भाषा में आप क्या बोल सकते हो, डायनेमो बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा डायनेमो इसका आंसर होगा। विद्युत सेल क्या काम करता है, जो बैटरी होती है, आप इससे समझ लीजिए सेल का क्या काम होता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर किसी भी ऊर्जा को किसी भी ऊर्जा में नहीं बदलता है, इसका काम क्या होता है कि यह वोल्टेज को अप या डाउन करे या करंट को डाउन या अप करे। जिस समय ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है उस समय करंट को घटाता है, और जब वोल्टेज को घटाता है तो करंट को बढ़ाता है। इस बात को याद रखिएगा, मैंने पिछली क्लासेस में कुछ में बताया हुआ है, ठीक है। डायनेमो जनरेटर की तरह कार्य कर रहा होता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के ऊपर कार्य कर रहा होता है, और यह यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, किसमें कन्वर्ट करता है मेरे भैया, विद्युत ऊर्जा में। अब विद्युत मोटर का क्या काम है, यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के ऊपर कार्य करती है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर काम करती है, और यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है, ठीक है बात। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा डायनेमो, और इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला जो कि फेज में लगाते हैं, ठीक है। किस में लगाते हैं, फ्यूज को फेज में लगाते हैं।
नेक्स्ट दो सवाल हैं आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट, जो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसके ऊपर इनमें से कौन सा यंत्र कार्य नहीं कर रहा होता है, वो आपको बताना है। ठीक है, वो आपको बताना है। और निम्नलिखित में से अर्धचालक है, अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो कौन है सेमीकंडक्टर, ये आपको बताना है। ठीक है, बेसिकली सेमीकंडक्टर मटेरियल इनमें से कौन है? तो 13वां 14वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से इसका आंसर, बहुत से लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, मुझे पता है। जल्दी आंसर आइए। अब इस विषय पे मत रहना कि सर आप कैसे देख रहे हैं, क्या है, आप तो कुछ कहीं देख ही नहीं रहे हैं। मुझे मालूम है भैया, बोल रहा हूं ना, अंतर्यामी हूं, परेशान मत हो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? बोला है नहीं है पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और अर्धचालक कौन है इनमें से, ये आपको आंसर करना है। तो भैया देखिए, आइए 13वें पर आइए। अब तक सभी लोग आंसर करें। विद्युत पंखा, बिल्कुल करंट जाती है, कुंडली में बहती है, तो जब कुंडली से कोई करंट जा रही होती है तो वह कुंडली अपने पास, अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेती है, और इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्या जनरेट होता है? एक बल जनरेट होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, सॉरी मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, डायनेमो भी क्या काम कर रहा होता है? जब वह चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, ठीक है, तो वह क्या काम करता है? जो चुंबकीय रेखाएं हैं उसको कट करता है, और कट करने की वजह से इसमें जो कुंडली की रहती है उसमें एक वोल्टेज जनरेट होता है जिसको बैक ईएमएफ कहते हैं, और उस बैक ईएमएफ के कारण उसमें क्या आती है? एक करंट पैदा हो जाती है, और यही करंट बाहर आती है। ठीक है, मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया है क्योंकि यह जो है थोड़ा सा लंबा चीज है। ठीक है, पर आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि यह जो इसके कंडक्टर्स हैं, जो कुंडली है वो क्या काम करती है? वहां पर चुंबकीय क्षेत्र को कट करती है, और कट करने की वजह से इसके अंदर इसके जो वाइंडिंग है उसमें क्या आता है? एक ईएमएफ जनरेट होता है, एक वोल्टेज जनरेट होता है, और उस वोल्टेज के कारण एक धारा उत्पन्न होती है। तो याद रखिए, यह भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ठीक है, टेलीफोन रिसीवर, यह भी क्या काम करता है? यह भी आपका जो है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य कर रहा होता है, रिसीव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही यह डिजाइन करता है, पकड़ता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए टेलीफोन रिसीवर। लेकिन कार्बन माइक्रोफोन, यह किसी और चीज पर निर्धारित है। माइक्रोफोन है, यह ध्वनि को जो है क्या कर रहा है? पकड़ता है। ठीक है, तो यहां पर धारा का इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो इसके लिए नहीं है पूछा है, तो कार्बन माइक्रोफोन हो जाएगा। जबकि विद्युत पंखा, डायनेमो, टेलीफोन रिसीवर, यह धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव के ऊपर कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है वह सिलिकॉन है। ठीक है ना, सिलिकॉन SI, और यही अगर सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम भी लिखा होता, GE जर्मेनियम भी लिखा होता, तो वह भी अर्धचालक है। ठीक है, तो इन दो अर्धचालकों का नाम याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जो चिप वगैरह बनाए जाते हैं आपने देखा होगा, जिनको IC कहा जाता है, IC का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, उसमें सिलिकॉन वगैरह का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन बहुत अबंडेंट मात्रा में अवेलेबल है हमारे अर्थ पर। बालू में आपको जो चमकदार चीज दिखाई देती है, जो चीज चमक रही होती है, वही सिलिकॉन होता है। ठीक है, और सिलिकॉन एक बहुत ही अच्छा अर्धचालक है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किया जाता है, LED टीवीज में किया जाता है, आज के आपके जो LED बल्ब आ गए हैं उसमें किया जाता है। जितनी आपकी छोटी डिवाइसेज हैं, फोन हो गया है ना, फोन्स वगैरह हो गए, इन सब जगहों पर क्या आपका इस्तेमाल किया जा रहा है? सिलिकॉन, और किस रूप में? अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताए दे रहा हूं, दिमाग में उसको एकदम बैठा के रखिएगा कि अर्धचालक में तापमान बढ़ाने पर जो प्रतिरोधकता रहती है वह कहीं ना कहीं घटती है।
क्या होती है? घटती है। जबकि चालकों में, मेटल्स में, धातुओं के केस में, कंडक्टर्स के केस में क्या होगा? तापमान बढ़ाने पर जो उनकी चालकता रहती है वह घटती है और प्रतिरोधकता बढ़ती है। लेकिन इसके केस में क्या होगा? चालकता बढ़ती है एवं प्रतिरोधकता घटती है। कब? तापमान बढ़ाने पर। हाँ, हालांकि इसके लिए और आगे जा करके यह आंसर करना कि डोपिंग के ऊपर भी निर्भर करता है, वो अलग विषय है। आप मोटा मोटी याद रखिए, उतना अंदर वो नहीं पूछेंगे। याद रखिए कि अर्धचालक के केस में तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है, इसका मतलब चालकता बढ़ेगी। और चालक जो केस होता है, जो कंडक्टर्स होते हैं, धातुएं जो होती हैं, मेटल्स जो होता है, उसमें तापमान बढ़ाने पर उनकी क्या होगी? प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालकता घटती है। ठीक है बात? तो इसके लिए आंसर सिलिकॉन हो गया और ऊपर वाले के लिए आंसर कार्बन माइक्रोफोन हो गया। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का क्या कारण है? प्रतिध्वनि जो उत्पन्न होती है और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्तर के तीक्ष्ण होने की, ध्वनि स्तर के तीक्ष्ण होने की, जो तीखापन आता है, मतलब लगती है चुभने वाली आवाज, आप ऐसे कह लीजिए। ठीक है, हालांकि लड़कियों की आवाज मैं नहीं कह रहा हूं चुभती है, लेकिन थोड़ी सी पैनी होती है ना। चलिए, अब तुम लोग अलग विषय पे मत चले जाना, बस यहीं पर रहो। तो प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का क्या कारण है, यह आपसे पूछा गया है। और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के ध्वनि स्तर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? उसका क्या है? उच्च आवृत्ति है, निम्न आवृत्ति है, उच्च आयाम है, कमजोर वाक तंतु है, ठीक, जो स्वर पेटी है कि वह कमजोर है पुरुष की, है ना। जल्दी आंसर करिए। सोच समझ के, समय लेकर के आंसर करिए, कोई बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि कम से कम 1600 से 1700 सवाल मैं आपको करवा के जाऊंगा पूरे साइंस के। ठीक है, तो इसीलिए सीरीज चल रही, इतने पार्ट्स इसीलिए आ रहे हैं ताकि आप हर तरीके से मजबूत रहे। कौन चलाता है इतनी लंबी सीरीज, है ना? तो आप लोग, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग तो अब मैं बाय नेम जान गया हूं, जैसे पुष्पम जी हैं, लकी जी हैं, शगुन है, सोना है, कुशवाहा जी हैं, संध्या जी, और एक दो लोग और हैं, विनीत जी हैं, मौर्या जी हैं, है ना। बहुत से लोग हैं, तो अब सबका नाम लेना उतना नहीं है, पर मैं अब सबको मैं बाय नेम अब जानने लगा हूँ। बाय फेस पता नहीं किसका लगा रखे हो, कि लड़का हो कि लड़की, मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो नाम लिखे हो उसके हिसाब से मैं अब जानता हूँ लोगों को। ठीक है, और आप सब लोग जुड़े हुए हैं यार, इतने अच्छे से आंसर करते हैं, शालीनता भरा कमेंट करते हैं, तो मुझे भी खुशी होती है ना। और मैं आप ही लोगों के लिए स्पेशली, ठीक है, जो लोग मेरे साथ लाइव क्लास में हमेशा जुड़े रहते हैं, ये उन्हीं के लिए टू दी पॉइंट सीरीज लेके आ रहा। बाकी तो यार ठीक है, पहले जिनको चाहिए उनको दो, और जिनका पेट भरा हुआ है उनको कुछ और चाहिए, तो उनके लिए अब क्या किया जा सकता है हम लोग, है ना। अब मैंने पहले ही बोला कि आप मेरे ऊपर भरोसा रख के चलिए, आपको इतना रखना पड़ेगा। एग्जाम हो जाएगा, इसके बाद आप मेरे ऊपर ब्लेम कर सकते हैं कि सर जो आपने पढ़ाया उसमें से एक अक्षर नहीं फंसा। लेकिन अगर 10 सवाल में से भी 5-6 सवाल अगर आपकी फंस जाती सीधे सीधे यार, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हालांकि इससे ज्यादा ही फंसेगी अगर आप ध्यान से सुने तो प्रतिध्वनि, जिसको आप इको कहते हो, इको भैया, इको, ईगो नहीं कह रहा हूं, ईगो नहीं कह रहा हूं, इको कह रहा हूं। ठीक है, प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो जब ध्वनि स्रोत से निकलती है और टकरा करके वापस आती है, ठीक है, तब जाकर के उसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। अगर मेरी ही आवाज टकरा करके मुझे वापस सुनाई पड़े कुछ समय बाद, कुछ समय अंतराल पर, तो उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो याद रखिएगा, पलट करके आवाज आ रही है, उसी माध्यम में चली आ रही है, तो उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। आपको पता है ना लाइट का कैसे होता था, कि लाइट आई, टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। तो ध्वनि के साथ भी यही है, यहां पर प्रतिध्वनि परावर्तन की वजह से हो रही है, ध्वनि का जो परावर्तन हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और याद रखिएगा,
प्रतिध्वनि प्राप्त करने के लिए जिस वस्तु से टकरा करके ध्वनि वापस आ रही है और जहां से आवाज निकल रही है, इन दोनों के बीच में जो कम से कम दूरी होनी चाहिए वह 17 मीटर की होनी चाहिए। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी आप ठीक से प्रतिध्वनि प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रतिध्वनि का इस्तेमाल चमगादड़, डॉल्फिन्स वगैरह भी करते हैं अपना शिकार पकड़ने के लिए, या अपने झुंड से अगर बिखर जाती हैं तो उनको मिलने के लिए। ठीक है। अब पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की ध्वनि स्तर की तीक्ष्ण होने की क्या है, देखिए यहां पर आता है पिच। पिच मतलब तारत्व, तारत्व नाम आता है। ठीक है ना। तो जो आवाज पतली होती है उसकी आवृत्ति अधिक होती है, और जब आवृत्ति अधिक होगी तो क्या होगा, वो ज्यादा कानों में लगती है। जैसे बच्चा रो रहा है, ठीक है, और मेरी आवाज, तो बच्चा जो रो रहा है उसकी आवाज इतनी तेज लगेगी कान में, कभी इसको पीट के सुला दें, ठीक है, लेकिन वह उसकी गलती नहीं है, वो उच्च आवृत्ति की वजह से है। ठीक है। अब जैसे ढोलक और बांसुरी, किसकी आवाज पैनी है? बांसुरी की। तो पतली आवाज तारत्व ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा, मोटी आवाज तारत्व कम, आवृत्ति कम। ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात कर लूं कि चम्मच गिर जाए, ठीक है, और वहीं लकड़ी का ग्लास गिर जाए, लकड़ी का, तो किसमें आवाज ज्यादा आएगी? चम्मच वाले में। क्यों? क्योंकि वहां से पतली आवाज निकली, तारत्व ज्यादा, तारत्व ज्यादा तो आवृत्ति ज्यादा। पतली आवाज आवृत्ति ज्यादा, पतली आवाज आवृत्ति ज्यादा, मोटी आवाज आवृत्ति कम। तो मैं हूं, अगर एक मेल है और एक फीमेल है, तो फीमेल की आवृत्ति ज्यादा होगी, मेल की आवृत्ति कम होगी। फीमेल की आवाज पतली है, मेरी आवाज मोटी है। कुछ अपवाद अलग बात है। ठीक है। तारत्व किसका ज्यादा? स्त्री का, मेरा कम। तो याद रखिएगा, तारत्व पिच प्रॉपर्टी होती है जो कि किसके ऊपर निर्भर करती है? किसके ऊपर? आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। आवृत्ति ज्यादा, तारत्व ज्यादा, आवाज उतनी ही पतली। आवृत्ति कम, तारत्व कम, आवाज उतनी ही मोटी। फाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा 16वें का 1। नेक्स्ट आते हैं जरा, एक स्थान से दूसरे तक तरंग के गमन में कौन सी चीज जाती है? पदार्थ का अभिगमन होता है। ये शायद एक बार मैं करा चुका है सवाल, लेकिन फिर से आई हुई है, कोई बात नहीं है, आंसर कर लेते हैं। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल के समान है? आप ऐसे कह लीजिए। ठीक है ना। जो रेटिना होता है, तो कैमरे का कौन सा भाग जो है रेटिना की तरह वर्क कर रहा होता है? यह आपसे 18वां सवाल पूछ रहा है। और 17वां सवाल जरा जो पूछ रहा है वह क्या पूछ रहा है? एक स्थान से दूसरे तक जाने के लिए तरंग जो गमन करती है वह क्या लेकर के जाती है? द्रव्यमान को लेकर के जा रही है। पदार्थ का अभिगमन होता है, मैटर जा रहा है। किसी का भी अभिगमन नहीं होता है, किसी भी चीज, कोई भी चीज नहीं जाती है, या ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज तरंग के रूप में जा रही है, तो किस रूप में जा रही है? ठीक है ना, किस रूप में जा रही है यह आपको बताना है कि क्या द्रव्यमान के रूप में जा रही है, या किसी पदार्थ के रूप में पहुंच रही है, या ऊर्जा के रूप में पहुंच रही है। आंसर करना है आपको। और 18वां मैंने आपको बता ही दिया। तो जितने लोग 17वें का आंसर बी कर रहे हैं वो एकदम सही है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, कभी भी तरंग ना ही द्रव्यमान ना ही पदार्थ, इनको लेकर के नहीं चलती है। तरंग में रहती है तो क्या रहती है? उसके पास ऊर्जा रहती है। ठीक है, ऊर्जा रहती है। जैसे ध्वनि ही है, जितनी ज्यादा ऊर्जा रहेगी ज्यादा दूर तक जा पाएगी। ठीक है। तो ध्वनि, ऊर्जा और भी जो एनर्जीज हैं, जैसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है सूर्य से, जो सूर्य की किरणें आ रही है, उसमें क्या आ रही है? ऊर्जा ही तो आ रहा है। पदार्थ कोई चीज थोड़ी आ रहा है। ठीक है ना, पदार्थ नहीं आ रहा है। क्या आ रही है आपको? विकिरण के रूप में ऊर्जा आ रही है। फोटोन का कंसेप्ट अलग है। ठीक है ना, फोटॉन्स का वो अलग है, उसमें भी उसको हम मानते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, एक स्थान से दूसरे तक जाने के लिए तरंग जो है वह ऊर्जा का अभिगमन होता है। एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करती है। और कैमरे जैसे
कि फोटो बनती है रेटिना पर आंख पर, उसी तरह से जो कैमरे की फिल्म होती है उस पे फोटो बनता है। तो याद रखिएगा, जो कैमरे का फिल्म है आंख की रेटिना की तरह वर्क करता है और इस पे क्या बनती है, फोटो इसी पे बनती है। तो यहां पर आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते थे। केवल कॉमन सेंस भी अगर आप एग्जाम में लगा के जाएं, बहुत अच्छी तैयारी भी ना भी रहती है, तब भी वहां ऑप्शंस में खेल करते हुए आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। 19वां 20वां, निम्नलिखित वर्ण अनुक्रम में कौन सा उचित रूप है। ठीक है, बहुत ध्यान से इसका आंसर करिएगा। थोड़ा बहुत रेनबो वाला सिस्टम याद रखेंगे तो आपको यह आंसर करने में आसानी रहेगी। ठीक है, और समतल दर्पण पर बनी प्रतिबिंब किस तरह से होती है वो उसके बारे में आपसे पूछा है। समतल दर्पण का मतलब है, यहां समतल लिखा है मेरे भैया, समतल दर्पण जो है उस पर बनी प्रतिबिंब जो है वह किस तरह की रहती है उसको जरा बताना है आपने। समतल दर्पण का मतलब होता है प्लेन मिरर। क्या होता है मेरे भैया, प्लेन मिरर होता है समतल दर्पण का मतलब। ठीक है, जल्दी से आंसर करें, जल्दी आंसर करिए, देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसको देख लीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर 2 सवालें हैं, जल्दी से इसका आंसर करें आप सभी लोग। क्लियर? छब्बीस तारीख से टू द पॉइंट सीरीज आने वाली है। टाइमिंग मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, नोटिफिकेशन में या तो चला ही जाएगा, मैं उसके लिए पूरा प्रॉपर ध्यान दे रहा हूं कि आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे उसका, टू द पॉइंट सीरीज का, है ना। उसमें मैंने बहुत अच्छी स्लाइड्स बनवाई हुई हैं, बहुत अच्छा टॉपिक भी है 26 को, तो आपको एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो चलिए आते हैं। आपने विबग्योर सुना होगा, VIBGYOR। तो ये देखिए, इसमें से कौन सा प्रक्रम आप बना सकते हैं, जरा देखिए। लास्ट वाला देखिए, नीला, ब्लू, ग्रीन, येलो, यही सबसे सटीक बन रहा है इसमें। ठीक है, हरा, नारंगी, लाल, हरा, नारंगी, लाल, इधर आइए, बैंगनी, नीला, लाल, लाल, हरा, जामुनी, लाल, हरा, जामुनी। सबसे सटीक जो बन रहा है वह चौथा बन रहा है, नीला, हरा और पीला। हालांकि ये इस सवाल का कुछ वो मतलब नहीं, मैं आपको कल विबग्योर क्लियर कराना चाह रहा था। ठीक है, ताकि आप वर्ण क्रम जो है आप उसको पहचान सके। वर्ण अनुक्रम यहाँ अलग चीज है थोड़ी सी, है ना। बस आप इसका आंसर याद रखिएगा, नीला, हरा और पीला। इसका कॉन्सेप्ट अलग चीज है, आपको मैं किसी दिन बहुत अच्छे से समझाऊंगा उस चीज को। ठीक है, वर्णांधता भी समझाऊंगा उसमें क्या हो रहा है। और समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। आप लोग को रियलिटी लगती हो, लेकिन याद रखिएगा समतल दर्पण पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वह क्या रहता है, वह इमेजिनरी फिगर रहती है, वास्तविक नहीं होती है। और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या याद रखिएगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 360/θ-1। ठीक है, 360/θ-1। इससे 2 समतल दर्पण अगर किसी कोण पर रखे गए हैं, थीटा कोण पर रखे गए हैं, तो उनके बीच में कुल बनने वाले प्रतिबिंबों की जो संख्या है वह इस सूत्र से निकाली जा सकती है। ठीक है, हाँ, आप कोई कह दे सर 9.123 डिग्री पर रखे हैं, तो भैया माफी चाहूंगा हाथ जोड़ के। इसका आंसर सेकंड, इसका आंसर फोर्थ, 19वें का 4th, 20वें का सेकंड। नेक्स्ट 2 सवाल आपके स्क्रीन पर। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं आपसे पूछा है। और वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है वह कौन सा है, यह आपको बताना है। जल्दी आंसर करिए आप। ठीक है, जल्दी आंसर करिए। चलिए, ठीक है। तो दंत चिकित्सक जो दांत वाले डॉक्टर रहते हैं, डेंटिस्ट जो रहते हैं, वो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, कमेंट में मैं सबके जवाब दे रहा हूं, आप लोगों को जो भी पूछना है वही पूछते रहिए, मैं सबको जवाब दे रहा हूं। ठीक है, जल्दी आइए, जल्दी आइए।
तो भैया देखिए, दंत चिकित्सक जो दर्पण इस्तेमाल करते हैं मेरे भैया, वह क्या होता है, वह अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं मेरे भैया? कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, गाड़ियों की हेडलाइट्स में दंत चिकित्सक, जो आपके सर्च लाइट्स होती हैं उसमें, इन सब जगहों पे क्या इस्तेमाल करते हैं आप? सोलर कुकर्स वगैरह में, इन सब जगहों पर कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और जो पीछे देखने वाला शीशा रहता है या तीखे मोड़ों पर जो बहुत बड़ा इस तरह का शीशा लगा रहता है, वह उत्तल दर्पण वहां लगा रहता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है। ठीक है, और वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित कर देती है, यह आपको पता है, आयन मंडल आयनोस्फीयर करती है, आयनोस्फीयर करती है। ठीक है, कौन करता है वापस इसको? आयनोस्फीयर करती है। तो याद रखिएगा, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है, उसे आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, आयन मंडल से जाकर के रेडियो तरंगे वापस हो जाती हैं और किसी से वापस नहीं होती हैं। जब टू द पॉइंट सीरीज जो चल रही है, उसमें मैंने एक इसको भी रखा हुआ है कि किस तरह से रेडियो तरंगे और वायुमंडल की अलग अलग परतें किस तरह से अपना कार्य लगा रही हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी में इनका क्या योगदान है, उस पर भी मैंने बात बहुत अच्छे से की हुई है। क्यों रेडियो के टावर्स इतने लंबे होते हैं वगैरह वगैरह, वो सब उसमें प्रॉपर बहुत अच्छे से, जो जनरल साइंस है जो आपके सामने दिखती है, हम उसकी बात सब करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो आपको कहीं पर भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप साइंस मेरे साथ जुड़े रहिए, इतना अच्छा कमांड बन जाएगा आपको और इतनी जहनी तौर पे चीजें आप सीख जाएंगे, रटा करके घुटा करके पिला दिया जाएगा आपको कि आप कभी भूले ना। और हाँ, मेरा भी नाम रहेगा कि आप भी कहीं कहोगे कि साइंस किसी ने पढ़ाई हुई थी। ठीक है, देखिए, रटने वाली साइंस अलग रहती है यार, और कितना रट लोगे यार। अब कोई मुझसे पूछ दे कि सर ये बताइए छिपकली का साइंटिफिक नेम क्या है, अब मुझे नहीं पता यार, मुझे याद नहीं रहती इस तरह की चीजें, आप समझ रहे हैं। और एग्जाम में नहीं आएगी इस तरह से, छिपकली का क्या है पूछ लिया आपसे, नाम पूछ लिया, साइंटिफिक नेम पूछ लिया, नहीं, उनको मालूम है कि उनको क्या पूछना है। जो जनरल साइंस है वही तो पूछेंगे ना यार। समझ रहे हो आप बात में क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? ठीक है, मुझे आपको कमांड बनाना है, मतलब आपका पूरा साइंस पे कमांड बनवाना है कि आप उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं, हमको उनको किनारे करके अपना एक वो सिलेक्शन यार इस वजह से ही नहीं होता है कि आप अपने सोर्सेस बहुत ज्यादा कर लेते हो पढ़ने के, सोर्सेस कम रखिए और उसी पे स्टिकअप रहिए, चिपके रहिए उसी पर। मुझे बस इतने में से पढ़ना है, फंसा तो ठीक, नहीं फंसा तो भी ठीक। कितना पाल लोगे यार, दिमाग खराब हो जाएगा। कितना किताबें पढ़ लोगे? ये भी किताब, सर कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी है? अरे मैं अच्छा हूं, तुम यहाँ रहो, तुम अच्छे हो, बस क्लास अच्छी है, बात खत्म, है ना। और किताब पढ़ना, इतना टेस्ट दे तो रहे हो, और साइंस में पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब पे कई लेक्चर्स पढ़े, उसको देखो। ठीक है, और यहाँ कोई एक किताब फॉलो कर लो, चाहे तुम एनसीईआरटी पूरी पढ़ लो। समझ रहे हो बात? तो एक किताब फॉलो करो, ये भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो दंत चिकित्सक ये इस्तेमाल करते हैं। चौथा, और आयन मंडल से आपकी रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। क्लियर है? 23वां, हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो और वह शुष्क हो, तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। आर्द्र का मतलब होता है ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, उसमें पानी कंटेंट ज्यादा हो। ह्यूमिडिटी मतलब जो वाटर वेपर है उसमें, उस हवा में वह ज्यादा हो, वाटर वेपर ज्यादा हो। ठीक है, तापमान कम हो और वह आर्द्र हो, और तापमान कम हो वह शुष्क हो। और निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होती है? याद रखिए, जो आपके कमरे में बल्ब लगा हुआ है, आपकी रोशनी आपकी टेबल तक आ रही है, वह किस रूप में आ रही है आपको बताना है। चालन, संवहन, ठीक है ना, कंडक्शन कन्वेक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू। ऊष्मा का संचरण निर्वात के माध्यम से नहीं होता है, और संवहन कन्वेक्शन। कुछ ऑप्शन तो ऐसे भी फालतू लिखे रहते हैं कि आप उसको पढ़ करके ही कह दोगे यार इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, सेंस ही नहीं निकल रहा, इसको हटाइए आप। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग
बुद्धिजीवी ये दिमाग लगाने लगते ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, यही वाला आंसर होगा, अगर उनको नहीं आ रहा है तो। वो ये नहीं देख रहे कि आगा पीछा कहाँ है और कहाँ क्या है, पूंछ किधर है सर किधर है मालूम नहीं है। उनको लगेगा ये मैंने कई एग्जाम्स में देखा हुआ है कि जहाँ अजीब सा ऑप्शन लिखा रहता वही आंसर रहता है। अरे जब तुमको उसके बारे में आइडिया नहीं है तो फिर क्यों इस तरह से बोला जा सकता है। ठीक है, जल्दी आंसर करते हैं इसका। तो याद रखिए पसीना कब आता है, जब उमस ज्यादा हो, उमस ज्यादा हो और तापमान ज्यादा हो। गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन अगर हवा शुष्क है, लू टाइप चल रही है, तो आपको पसीना क्या आएगा, तुरंत पसीना इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। समझ रहे हैं आप। तो याद रखिएगा उमस बढ़ने के साथ, ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ जो इवेपोरेशन का रेट होता है, वाष्पीकरण का जो रेट होता है वह कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन से पसीना स्वेट उड़ नहीं पाता है और बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, पसीना और निकलता है। तो गर्मी एक तो ऑलरेडी बढ़ी हुई रहती है और अगर आर्द्रता बढ़ गई, ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो पसीना और आएगा। तो इसके लिए जो आंसर होगा यार वह ये होगा। अगर तापमान अधिक भी है और वायु शुष्क है, ड्राई एयर है, तो भी पसीना तुरंत क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बन करके उड़ जाएगा। लेकिन आर्द्रता ज्यादा होने की वजह से वह भाप बन करके उड़ नहीं पाता है, जिसके कारण पसीना और निकलता है, गर्मी और लगती है, उलझन होने लगती है, जिसको आप उमस कहते हैं। ठीक है ना। तो उमस में याद रखिएगा उमस क्या है, आर्द्रता क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, उसको जरा सुनिएगा कि जब हवा में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब पानी कंटेंट बढ़ जाता है, नॉर्मल भाषा में अगर कहूं जल का स्तर बढ़ जाता है, उसमें नमी बढ़ जाती है, तो उस चीज को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा 70% ह्यूमिडिटी है, 80% ह्यूमिडिटी है। इसका मतलब 1 किलो अगर हवा ले रहे हैं आप, तो उस 1 किलो में जो है 700 ग्राम जल वाष्प की मात्रा है, यह कहने का प्रयास है। ठीक है, तो याद रखिएगा पसीना कब आएगा ज्यादा, जब तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो, मतलब उसमें वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा हो। और बल्ब से जो रोशनी आपके पास आ रही है, आपको पता होगा वह विकिरण रेडिएशन के रूप में आती है। ठीक है ना, रेडिएशन बल्ब से आ रही है, तो जो लाइट एनर्जी आपके पास आ रही है बल्ब से, वह ना ही संवहन जिसको कन्वेक्शन कहते हैं और ना ही संचरण जिसको आप कंडक्शन कहते हैं उससे आ रही है। ठीक है, यह किससे आ रही है, विकिरण के रूप में आ रही है, रेडिएशन के रूप में आती है। इसमें और ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। तो इसका आंसर सेकंड 23वें का और 24वें का आंसर भी सेकंड पार्ट। नेक्स्ट सवाल 25वां, निम्नलिखित द्रवों में से उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, कौन इनमें से सबसे ज्यादा हीट कंडक्ट करेगा। ठीक है, बल, पारा, ईथर, एल्कोहल। तो बल से तो कोई मतलब ही नहीं यार, फोर्स लगा हुआ तो आप उसको ऐसे हटा लगते हो। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी में आपको खेल करना है। और हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है हम इसके अभ्यस्त हैं, पहला ऑप्शन ये लिखा है। और भैया दूसरा ऑप्शन का देखिए, ये पार्ट थोड़ा सा इधर आ गया है, ये दूसरे वाले का है, ये जो हिस्सा लिखा है ना ये इसका है। हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत हैं कि इस दाब को सहन कर सकती हैं, क्या बात है। और तीसरा है हमारे सिर का क्षेत्रफल बहुत कम है, सिर का क्षेत्रफल मतलब कम है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर दाब कम लग रहा है, क्या, ठीक है, मतलब ज्यादा लग रहा है, सॉरी, दाब। और हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। तो आप अगर पढ़े लिखे इंसान हो तो आप इस ऑप्शंस को ही पढ़ करके इसका आंसर कर सकते हो। आप जेन्युइन चीज को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ यह कारण हो सकता है, बाकी सबके तो फालतू दिख रहे हैं। ठीक है, तो जरा आइए 25वें का आंसर करिए और 26वें का जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए, सब लोग आंसर करिए। बहुत बढ़िया, सबके आंसर भी आ रहे हैं, मुझे तो पता लग रहा है ना, मैंने पहले ही बोला अंतर्यामी हूं। ठीक है, जल्दी आंसर करिए। तो भैया देखिए इन द्रवों में तो ये तो हट ही गया था, इससे तो कोई मतलब नहीं था। तो याद रखिएगा ईथर है अल्कोहल और पारे में जो सबसे अच्छा ऊष्मा का चालक होता है
यह पारा होता है, मरकरी होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि मरकरी पावर प्लांट भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, मरकरी पावर प्लांट भी इस्तेमाल किया जाता है जिसमें पारे को गर्म किया जाता है और इसकी भाप बना करके टरबाइन को चलाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, बहुत ज़्यादा मतलब ऊष्मा हीट को कंडक्ट करता है, वह क्या है, इसमें पारा है, इसको याद रखिएगा। इसीलिए बुखार वगैरह नापने के लिए ये क्या काम करते हैं डॉक्टर्स, जो थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, आप बगल में लगाया, ये तुरंत गर्मी को क्या काम करता है, गर्मी पाते ही क्या हो जाता है, फैलता है, तो तुरंत एनर्जी को जो है ऊष्मा को वहां से सोखता है, वो एब्सॉर्ब करता है, तो बहुत ही अच्छा चालक होता है उसका। तो याद रखिएगा पारा। ठीक है, और पारे से ही मीनामाटा नामक रोग होता है। पारा जो है रूम टेम्परेचर पर धातु होते हुए भी तरल अवस्था में पाया जाता है। और याद रखिएगा तरलों में या द्रवों में सबसे ज्यादा घनत्व पारा का ही होता है, 13.6 ग्राम पर मिलीमीटर सेमी क्यूब। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत कम होते हुए हम उसे महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भैया हमारा जो ब्लड है, जो अंदर वाहिनियों में जो आपकी धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें जो रक्तचाप है वो कहीं ना कहीं हल्का सा वायुमंडल से ज्यादा होता है, इस वजह से हमें वो महसूस नहीं होता है। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर कम होने लगता है तो घबराहट वगैरह स्टार्ट हो जाती है, या बढ़ने लगता है तब भी होने लगता है, आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो जाता है तब वह आदमी को महसूस होने लगता है कि वो भारीपन उसको क्या लगता है, महसूस होने लगता है, क्योंकि वायुमंडल उसको दबाए रखता है। हालांकि जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो है रक्तचाप ज्यादा रहता है हल्का सा वायुमंडल के हिसाब से, इस वजह से पता नहीं लगता है। अच्छा, जब हवाई जहाज वगैरह में ट्रेवल करते हैं तो आपको पता होगा कभी कभी नोज ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है लोगों को, क्योंकि रक्तचाप ज्यादा है और ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब और हल्का कम होता है, तो ये क्या काम करती हैं, जो फट जाती हैं वेसल्स कुछ रहती हैं नाक वगैरह की, वो क्या होती हैं, हल्की सी बस्ट हो जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग हो जाती है। किसकी वजह से, दाबांतर के कारण, जो दाब में अंतर है उसके कारण ये फट जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 4th है और इसका आंसर पारा होगा। नेक्स्ट 2 सवाल आपके स्क्रीन पर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है, यह आपको बताना है। और नदी में तैरता जलयान, याद रखिए, बहुत ध्यान से इस सवाल को पढ़िएगा। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही जगह पर एक ही स्तर पर रहता है, और जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या उठ सकता है। ये इधर है, ये इसका पार्ट है। ठीक है, 28वें का आंसर यार, बहुत सोच समझ के, बहुत ही बढ़िया सवाल मैंने दिमाग वाला रखा है, कृपा करके अच्छे बच्चे 28वें का आंसर बढ़िया से करना यार। ठीक है, आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीदें रखी हुई हैं, प्लीज आप लोग जो है 28वें का आंसर बहुत आराम से और धीरे से करिए। जल्दी आइए, जल्दी आंसर करें भैया। आप सवाल देख लो यार, मैं थोड़ा सा किनारे हो जाता हूं। देख लो, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जो मतलब नदी के हिसाब से कह रहा हूं ना, कंपेयर करना है। नदी से जब समुद्र में जा रहा है तो जो नदी में पहले था उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही स्तर पर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या उठ सकता है, कि जिस मटेरियल से वो बना है वह डूब या उठ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं 27वें पर। ये आप बहुत अच्छे से, आपको पता है कि जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब मापने के काम आता है, याद रखिएगा, दाब मापने के कारण। और मैनोमीटर अगर दिया होता है यहां पर भी, तो मैनोमीटर भी सिर्फ और सिर्फ दाब मापने के यंत्र को आप उसको बोलेंगे। लेकिन जैसे ही बैरोमीटर आ जाए तो बैरोमीटर में याद रखिएगा कि बैरोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है आपका वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। और अगर बैरोमीटर की रीडिंग कम हो गई है, अगर बैरोमीटर की रीडिंग कम बता रहा है, 760 mm जो है, ये बेसिकली एक
नॉर्मल 1 atm होता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब लग रहा होता है, उसमें जब इतना दाब लगता है तो वह जो रीडिंग आती है वो 760 मिलीमीटर की दिखाता है। लेकिन अगर मान लीजिए 750 दिखा रहा है, या आप ऐसे समझिए कि 700 mm दिखा रहा है, 700 मिलीमीटर अगर दिखा रहा है रीडिंग बैरोमीटर, तो याद रखिएगा कि वायुमंडलीय दाब कम हो गया है, जिसकी वजह से बाहर का मौसम तूफानी हो सकता है, तूफान वगैरह आ सकते हैं, चक्रवात आ सकता है। ठीक है। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा मेरे भैया। याद रखिएगा, जितने लोग आंसर 1 किए हैं उसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा, तो जरा देखिए, जल के घनत्व के अंतर के कारण यह आप इसका उत्तर हम दे रहे हैं। समुद्र का जल जो है उसका घनत्व ज्यादा होता है जल के घनत्व की अपेक्षा, क्योंकि समुद्र के जल में नमक वगैरह नमकीन होता है, वह गाढ़ा होता है। किसके हिसाब से, जो जल है, जो नदी है, ठीक है, नदी, स्वच्छ नदी की बात हो रही है, तो जो नदी में चल रहा है वह सब समुद्र में जाएगा तो वह गाढ़ा है, और गाढ़ी चीज में जाएगा तो हल्का सा उसके ऊपर बल, वह ऊपर उठा हुआ लगेगा आपको। ठीक है। शीरे में चलाएं कोई चीज, चीनी का शीरा है अगर, ठीक है, और पानी है, तो शीरा गाढ़ा है कि पानी, शीरा गाढ़ा है, उस पे आप कागज की नाव चलाइए तो हो सकता है हल्की सी डूब जाए, या थोड़ी भारी नाव रहे, लकड़ी की नाव ले लो खिलौने वाली, उसको उस पे चलाओ तो वो क्या रहेगा, पानी में हल्की सी डूबी हुई लगी रहेगी। लेकिन वही शीरे पे चलाओगे तो ऊपर उठी हुई दिखेगी उसके हिसाब से। क्यों, क्योंकि वह गाढ़ा ज्यादा हो गया। तो समुद्र जल नदी के जल के हिसाब से गाढ़ा ज्यादा है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इट इज फाइन टू ऑल ऑफ यू, मेरे हिसाब से सभी लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा। मैंने ये कराया हुआ है क्लास में, आपको ये आंसर कर लेना चाहिए। ठीक है। और 30वां सवाल है, एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से गेंद बंधी है, शाफ्ट के अचानक रुकने से शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग क्या हो जाएगा। ऐसे, मेरी बात सुनिए, आप किसी चीज को आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, इस पर रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, रस्सी बंधी हुई है, बहुत बड़ी रस्सी है, घुमार, अचानक से इसको आप ऐसे रोक लीजिए, ठीक है, इस तरह घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और इसको आप अचानक से ऐसे रोक लो, तो जो उस पर धागा बंधा हुआ घूम रहा है वो तेजी से घूमने लगेगा कि और धीरे घूमेगा कि टूट के निकल जाएगा, उसमें से आपको बताया, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, शून्य हो जाएगा। जो ये चीज घूम रही थी इसके ऊपर ये और तेजी से लपेटने लगेगी कि धीरे से लपेटाएगी कि कुछ नहीं होगा, जिस तरह से पहले चल रही थी वही रहेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है तीसरा। 30वां, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, फिर आंसर करें भैया, फिर आंसर करें। चलिए, तो किसी पिंड का वेग 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, ½ mv²। ठीक है। अब जब आप वेग 2 गुना कर रहे हैं तो 2v हो गया, और 2v का स्क्वायर करेंगे अगर आप, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4v²। तो पहले से कितना हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा हो जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा। तो अगर किसी पिंड का वेग आप 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो वह उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वह 4 टाइम्स हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी, और 4 टाइम्स हो जाएगी। और 30वां सवाल है कि यही अगर इस तरह से घूम रहा था और अचानक से रोक लेंगे तो आप प्रैक्टिकली में देखेंगे तो इसके ऊपर जो धागा लपेटा रहा था वो बहुत तेजी से इसके ऊपर लपेटा जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो जो घूर्णन गति है उसकी कोणीय वेग जो होगा वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो जो चीज आप इसके ऊपर घुमा रहे तो अचानक से अगर आप इसको ऐसे रोक लें तो जो चीज इसके ऊपर लपेटा रही थी वो और तेजी से जो है इसके ऊपर लपेटा जाएगी। ठीक है बात। तो यहाँ पर यार 30 सवालों का ये पूरा सेशन कंप्लीट हुआ। ये आपको पीडीएफ में क्वेश्चंस मिल जाएंगे नीचे, ठीक है, लिंक दिया हुआ है। और कैसा लगा आज का सेशन फिजिक्स का, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इजाज़त यहीं पर चाहूँगा, और जितने लोग जुड़े रहे इतनी देर तक उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं आपको एक अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस और साइंस दे करके जाऊंगा, ठीक है। बना रहूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए धीरे धीरे आप लोग को उस स्तर तक मैं ला दूंगा कि आप जो है एक एग्जाम में आप साइंस के बूते आप सिलेक्शन पा करके आ जाएंगे।
ठीक है। चाहे जितने लोगों का भी स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे एनडीए वगैरह वाले भी हैं, अगर उनके लिए भी फिजिक्स वगैरह है तो ये भी देख सकते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ठीक है, तो यह तकरीबन हर एक एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है जो कि जिसमें साइंस पूछी जाती है, जनरल साइंस उसका सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए यार आज के लिए आप लोग मुझे विदा दीजिए। 26 को आपको मिल रहा है, आपको मालूम है क्या, टू दी पॉइंट सीरीज, उसको यार शेयर करना कई लोगों को, मतलब मैंने उसमें मेहनत बहुत की है, तो आप उसका प्लीज़ सम्मान रखिएगा ताकि मुझे भी उसमें से कुछ आउटपुट मुझे अच्छा मिले, है ना, क्योंकि बहुत लड़ झगड़ करके मैं सीरीज़ वो ला रहा हूँ, तो यार प्लीज़ उसका एक क्रेडिट रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए यार मुलाकात करेंगे कल नेक्स्ट फिजिक्स के लेक्चर में, ठीक है, तब तक के लिए यार नमस्कार।